रिसेंटली हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप पर एक रिसर्च पब्लिश की और ये रिपोर्ट आने के बाद स्टॉक मार्केट में तहलका मच गया है और ज़्यादातर जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं उनमें कल लोअर सर्किट लग गया है। अब इसके बाद इस रिपोर्ट आने के बाद दो ग्रुप्स बन गए। पहला ग्रुप उन लोगों का जो कहते हैं कि हाँ जो आप कह रहे हैं शायद वो पॉइंट्स काफ़ी हद तक फेयर है। वही दूसरा ग्रुप उन लोगों का है जो कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग का ये जो रिसर्च है ये काफ़ी अपॉर्चुनिस्ट है। इनका एफपीओ उन्होंने आते हुए देखा और उसी को टारगेट करते हुए उन्होंने अपना ये रिसर्च रिपोर्ट लाया और उससे पहले शॉर्ट पोजीशन भी ले ली। शॉर्ट पोजीशन तब कोई लेता है जब उसे लगता है कि प्राइस गिरेगी और वो गिरती हुई प्राइस से प्रॉफिट कमाता है। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि हिंडनबर्ग ने ये रिसर्च इसलिए लाई अभी क्योंकि इससे उन्हें पता था कि स्टॉक प्राइस बहुत तेज़ी से गिर जाएगी और उससे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो फिर आखिर सच्चाई इसमें क्या है उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और हिंडनबर्ग की जो रिसर्च है इसे हमने कई बार पढ़ा। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने हिंडनबर्ग जो खुद एक रिसर्च कंपनी है उसका भी कई बार एनालिसिस किया जिसमें हमें काफ़ी सारे शॉकिंग फैक्ट्स मिले। तो इस वीडियो को आप देखेंगे तो पूरा देखिए क्योंकि इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हमने एलिगेशंस के बारे में बहुत डिटेल में बात की है। एलिगेशंस भी वो जो काफ़ी यूनिक है, अलग है, उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। और दूसरे हाफ में हम बात करेंगे कि ये जो रिसर्च रिपोर्ट है इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके फाउंडर की हिस्ट्री क्या है, इसमें भी काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हमें मिली हैं। तो दोनों साइड्स देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है हमारा ही फाइनेंस क्लब, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। आप केतन पारेख को जानते हो? केतन पारेख को कौन नहीं जानता। केतन पारेख ने कुल मिलाकर कुछ 10 स्टॉक्स को हेविली मैनिपुलेट किया था जिन्हें K10 स्टॉक्स कहा जाता है, जिसके चलते उन्हें 14 सालों के लिए स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया था सेबी ने। लेकिन अब जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि उसमें से एक कंपनी जो थी वो अदानी एक्सपोर्ट्स थी। हालांकि ये पहले भी प्रूव हो चुका है। सेबी की जो ऑर्डर है वो ये कहती है कि 1999 में 6 महीनों में ही अदानी एक्सपोर्ट्स की जो प्राइस है वो 495 रुपीज़ से 1300 रुपीज़ हो गई थी, यानी 162% का गेन हुआ था। और बाद में अदानी ग्रुप की 7 प्राइवेट कंपनीज इसमें दोषी पाई गई और उन्हें सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करने से बैन कर दिया गया। बाद में इस चीज़ को सेबी ने छोटे से फाइन में कन्वर्ट कर दिया जो कि कुल मिलाकर 70 से 80 लाख रुपए तक का था। तो ये तो हो गई सेबी की साइड, लेकिन इसमें कोर्ट की भी एक साइड है। 2014 में कोर्ट ने, एक लोअर कोर्ट ने इस पर अदानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दिया था। लेकिन 2020 में आ गया एक यूटर्न जहां पर मुंबई के सेशन कोर्ट ने कहा कि नहीं, पूरी क्लीन चिट वाली बात नहीं है, अभी भी इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी और ये केस अभी भी खुला है। तो ये जो पहला इनका आरोप है, गंभीर आरोप, वो तो ऐसा है कि पहले भी थोड़ा बहुत सेबी साइड से ऑलरेडी कुछ हद तक गिल्टी पाए गए हैं और अभी भी प्रोसीडिंग जो है वो कोर्ट में चल रही है। तो इसमें हिंडनबर्ग ने कुछ अलग से निकाला है ऐसा नहीं है। तो बढ़ते हैं अब उनके दूसरे मेन आरोप की तरफ। अब अदानी ग्रुप पर जो दूसरा आरोप है वो है राउंड ट्रिपिंग का, कि ये पैसा इधर उधर से घुमाते रहते हैं। अब ये अदानी ग्रुप पर ये आरोप तो कई सालों से हो रहे हैं, लेकिन हिंडनबर्ग ने इस पर एक स्ट्रक्चर बताया है। ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपका भी सर चकरा जाएगा, इतनी डिटेल में इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई है। ऊपर सबसे ऊपर नाम आता है विनोद अदानी, जो कि गौतम अदानी के बड़े भाई हैं। वो जो है वो कैश भेजते हैं अदानी फैमिली प्राइवेट ऑफशोर ट्रस्ट एंड कंपनीज की तरफ। वहाँ से पैसा मॉरिशस फंड्स और शेल कंपनीज की तरफ जाता है और वहाँ से वो पैसा अदानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। और फिर अगेन वो पैसा अदानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनीज से अदानी फैमिली प्राइवेट ऑफशोर ट्रस्ट और कंपनीज के पास चला जाता है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप इन्होंने सारी चीज़ों को डिटेल में भी बताया है। अब अदानी फैमिली प्राइवेट ऑफशोर ट्रस्ट जो है वो पैसा भेजती है मॉरिशस फंड्स को। तो यहाँ पर थोड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 6 से 7 फंड्स हैं जिनके बारे में हम कई बार ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो कि APMS इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड, LTS इन्वेस्टमेंट फंड, एलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ और ओपल इन्वेस्टमेंट्स। अब जनरली कोई भी फंड है तो वो क्या करेगा, वो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करेगा। कोई भी म्यूचुअल फंड ले लीजिए आप, कोई भी हेज फंड ले लीजिए, पेंशन फंड ले लीजिए, उनकी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स होती है क्योंकि उन्हें भी पता है कि ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बिकॉज डिपेंडेंसी एक और 2 कंपनीज पर रखते हैं तो कभी ना कभी चीज़ें अगर गलत हो जाती हैं तो आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। और फिर सेम चीज़ सारे इन्वेस्टमेंट फंड्स मैनेज करते हैं, लेकिन ये जो 6 फंड्स हैं ये कुछ अलग ही तरीके का काम करते हैं। इन फंड्स का अगर आप देखोगे तो 98-99% एलोकेशन सिर्फ एक ही ग्रुप पर जाता है और वो है अदानी ग्रुप। और इसीलिए इसकी वजह से हुआ क्या है कि देखिए कोई भी कंपनी जो होती है उसमें 25% स्टेक सेबी कहती है कि पब्लिक का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? प्रमोटर का पूरा हो गया तो मैनिपुलेशन इजीली हो सकता है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए गवर्नमेंट ऐसा करती है। लेकिन ये जो फंड्स है इसकी ओनरशिप किसी को पता नहीं है कि ये कौन ओन करता है, एक्चुअली किसका ये पैसा है, ये भी चीज़ें किसी को पता नहीं है। तो अब हिंडनबर्ग ये क्लेम कर रहा है कि ये जो पैसा है, जो फंड्स है, अल्टीमेटली इन्हें जो पैसा मिल रहा है वो विनोद अदानी से मिल रहा है। और इसी के चलते फिर अदानी ग्रुप ने बोला है कि हम ये सारे जो आरोप हैं ये गलत है और इसके खिलाफ हम इनके पर केस फाइल कर देंगे। लेकिन आपको बता दूं कि जो विनोद अदानी का नाम है वो पहले भी कई बार चर्चा में आ चुका है।
जैसे कि एक इंस्टेंस हुआ था जब अदानी पावर की जो सब्सिडरी थी उसका काम चल रहा था राजस्थान और महाराष्ट्र में, और फिर उसके लिए उन्हें अपना एक कॉन्ट्रैक्ट देना था इंस्ट्रूमेंट्स का, इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए उन्होंने टेंडर बुलाए। कंपनी सिलेक्ट हुई एक दुबई बेस्ड, और फिर ये जो टेंडर निकला इसमें गड़बड़ घोटाले का आरोप लगा, जिसके बाद DRI दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इस पर इंक्वायरी बिठाई। तब उन्हें पता चला कि ये जो कंपनी सिलेक्ट हुई थी जिसका नाम था इलेक्ट्रोजेन, जो कि दुबई बेस्ड कंपनी थी, ये कंपनी जैसे ही सिलेक्ट हो गई एज अ वेंडर, उसके बाद उसके जो डायरेक्टर है वो चेंज हो गए और वो बन गए विनोद अदानी। और फिर बाद में ये भी आरोप लगा कि जिस प्राइस पर ये सारे इक्विपमेंट्स उनसे लिए गए वो डबल प्राइस थी एक्चुअल मार्केट में जो प्राइस चल रही थी। लेकिन हालांकि कोर्ट में सारी चीज़ें प्रूव नहीं कर पाए, इसलिए बाद में केस डिसमिस हो गया। लेकिन गौतम अदानी का बस यही एक किस्सा नहीं है। फ्रांस की कंपनी है टोटल, जो कि ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में ऑपरेट करती है। अब उन्होंने अदानी ग्रीन में 20% स्टेक लिया। अब अदानी ग्रीन इंडियन स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड कंपनी है। अब हालांकि ये डील तो डायरेक्ट होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि टोटल ने पहले मॉरिशस की 2 कंपनीज को अक्वायर कर लिया और उसके ज़रिए फिर ये डील हुई। फिर वो 2 कंपनीज थी किसकी, तो वो जो 2 कंपनी थी वो विनोद अदानी की एक कंपनी की सब्सिडरी कंपनीज थी। तो बार बार तो अदानी ग्रुप कहता है कि हालांकि उनका विनोद अदानी से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन बार बार फिर यही निकल कर आता है कि कहीं ना कहीं कनेक्शंस तो निकल ही जाते हैं। और यही बात हिंडनबर्ग अपनी इस रिपोर्ट के जरिए कहना चाह रहा है। और हिंडनबर्ग ने सिर्फ ये स्ट्रक्चर ही प्रोवाइड नहीं किया है, उन्होंने यहाँ पर कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस की बात की है, कई सारे ऐसे सब्सिडरीज के नाम लिए हैं जिनके जरिए उनका आरोप है अदानी ग्रुप कर कि अदानी ग्रुप लगातार कैश की राउंड ट्रिपिंग कर रहा है। अब हिंडनबर्ग का यहाँ पर यह भी आरोप है कि ये जो कैश जितनी भी आ रही है ये ऐसा नहीं कि अदानी ग्रुप की खुद की है, ये सारा पैसा है उन्होंने लोन लिया है। अब अदानी ग्रुप ने पिछले 2-3 सालों में $27 बिलियन का लोन लिया है, 2,20,000 करोड़ का। इसका 40% यानी लगभग 1 लाख करोड़ का लोन सिर्फ एक ही बैंक से आया है, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर जैसे ही अदानी ग्रुप की न्यूज़ आ गई तो अदानी ग्रुप के कई सारे स्टॉक्स में तो लोअर सर्किट लग गए, लेकिन इंटरेस्टिंगली SBI का शेयर भी काफ़ी गिर गया, लगभग 4-5% से ये गिर गया, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। और बात सिर्फ SBI की नहीं है, LIC का भी काफ़ी सारा एक्सपोजर है अदानी ग्रुप में, तो उनके भी उसके भी शेयर जो है काफ़ी सारे यहाँ पर गिर गए हैं। आज से हम हमारा फाइनेंस क्लब बाय प्रसाद शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर हम कई सारे ऑफलाइन इवेंट्स रखने वाले हैं, जहाँ आपको मुझसे मिलने मिलेगा। इसके साथ ही हम मंथली बेसिस पर ऑनलाइन मास्टर क्लास शुरू करने वाले हैं, जिसका फ्री एक्सेस इन मेंबर्स को मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर हम कई सारे स्टेट्स में ऐसे कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने वाले हैं जहाँ पर आपको बाकी इन्वेस्टर से भी काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा और आपका अपना एक स्मार्ट इन्वेस्टर सर्कल बन जाएगा। और यहाँ पर हम एक ग्रुप बनाने वाले हैं जहाँ पर बहुत ही प्रीमियम कंटेंट वीकली बेसिस पर आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। और मंथली बेसिस पर एक इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर की जाएगी। अब यहाँ पर ज्वाइन करने के 2 तरीके हैं, पहला पेड तरीका है और दूसरा फ्री तरीका है। लिंक नीचे दी गई है, उस लिंक से आप इस क्लब को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं इस फाइनेंस क्लब में। अब बढ़ते हैं इनके तीसरे एलिगेशंस पर, जो कि मतलब ये जो दोनों एलिगेशंस हैं इन पर काफ़ी सारा डेटा ऑलरेडी अवेलेबल था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि हिंडनबर्ग ने ये सारी चीज़ें बताई, बस इन्होंने एक स्ट्रक्चर बताया कॉन्फिडेंटली, वो एक चीज़ उन्होंने की। हिंडनबर्ग का तीसरा गंभीर आरोप ऑडिटिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड है। अब इनकी जो ऑडिटिंग फर्म है हिंडनबर्ग ने इनका इतना डिटेल में एनालिसिस किया है। इनकी जो ऑडिटिंग फर्म है इसका नाम है शाह धंधारिया। इन्होंने इनके ऑफिस के फोटोज़ लाए हैं, जो लोग यहाँ पर काम करते हैं उनके फ़ोटोज़, पैन कार्ड भी लाए, जैसे आप देख सकते हैं। ये ऑडिटिंग फर्म का जो ऑफिस है उसका रेंट कितना है, यहाँ से लेकर इन्होंने सारे डिटेल्स कलेक्ट किए हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह कि सिर्फ 4 पार्टनर्स और 11 एम्प्लॉयज़ इस कंपनी के हैं, और ये ऑडिट कर रहे हैं अदानी टोटल गैस और अदानी एंटरप्राइजेस का। अदानी एंटरप्राइजेस के 156 से ज़्यादा सब्सिडरीज़ है। तो ऐसे में इतना बड़ा अगर ऑपरेशन है, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, तो फिर इतने कम लोग कैसे कर सकते हैं, ये एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल है कि जो शुभम रोहतगी है, ये 28 साल के अभी हैं, जिन्होंने रिसेंटली अभी अदानी टोटल गैस की ऑडिट रिपोर्ट पर साइन किया। ये 23 साल के थे जब इन्होंने पहली बार साइन की थी। तो इतने कम एज में कैसे कोई शख्स इतनी बड़ी कंपनी का ऑडिट कर सकता है। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, अदानी एंटरप्राइजेस के जो CEO है 8 साल में 5 बदल गए, और अदानी ग्रुप की लिस्टेड एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसके पिछले 5 साल में 2 या 2 से ज़्यादा बार CFO चेंज ना हुए हो। गौर से देखिए इस बंदे को, इसका नाम है नेथन एंडरसन, जिसने पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में खलबली मचा कर रखी है। अभी इसकी जो कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च, इसका ट्रैक रिकॉर्ड ही कुछ अलग रहा है। इन्होंने कुछ टाइम पहले निकोला, जो कि इलेक्ट्रिक ट्रकिंग में थी, उन पर ये आरोप लगाया कि उनकी जो प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक्चुअली निकोला ने एक वीडियो भी बनाया था उनके डेमो का। फिर जहाँ पर उन्होंने वीडियो बनाया, ये लोग वहाँ पर चले गए, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पर डाउन हिल एरिया है जहाँ पर ये डेमो दिखाया जा रहा है, और एक्चुअल में जैसी चीज़ें वीडियो में दिखाई जा रही है वैसी पॉसिबल ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि हाँ, जैसा हिंडनबर्ग ने कहा,
रियलिटी भी वैसी ही थी। जिसके बाद उनके फाउंडर को अरेस्ट कर लिया गया, निकोला के फाउंडर को। अब इसके चलते निकोला के जो शेयर प्राइस है वो $64 से $2 हो गई और इनका जो वैल्यूएशन था वो $32 बिलियन से लगभग $1.5 बिलियन पर आ गया। अब हिंडनबर्ग का ये अकेला ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इनकी कई सारी अलग अलग केसेस हैं। अगर हम विंस फाइनेंस की बात करें तो विंस फाइनेंस एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि नास्डैक पर लिस्टेड थी और उनकी एक सब्सिडरी चाइना में थी, जिसके कुछ कारणवश सारे जो एसेट्स है वो फ्रीज किए गए और ये इन्फॉर्मेशन विंस फाइनेंस ने अपने इन्वेस्टर को नहीं बताई। और ये जो विंस फाइनेंस थी वो सब्सिडरी में 67% स्टेक होल्ड करती थी। फिर बीच में आ गया हिंडनबर्ग ने बोला कि ये चीज़ें आप छुपा रहे हो, हम बताते थे लोगों को। उन्होंने लोगों को बता दिया, फिर ये जो सारे चार्जेस ये प्रूव हो गए और फिर उस कंपनी को, विंस फाइनेंस को, नास्डैक ने डिलिस्ट कर दिया। 2017 में इस कंपनी की शुरुआत हुई, जिसके बाद इस कंपनी ने कई सारी कंपनीज को एक्सपोज किया है। लेकिन नैथन एंडरसन ने इससे पहले भी कई सारे अलग अलग कारनामे किए हैं। हालांकि आपने बर्नी मैडॉफ का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने कहा जाता है कि सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम चलाई थी, जिस पर अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स की सीरीज़ भी आई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये स्कैम है। तो इसे एक्सपोज करने के लिए हैरी मार्कोपुलस का बहुत अहम रोल था और हैरी मार्कोपुलस के अंडर एक बंदा काम करता था जिसका नाम था नैथन एंडरसन। यही नैथन एंडरसन है जिसने आगे चलकर हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत की। अब ये हिंडनबर्ग नाम सुनने में तो आपको भी अजीब लगा होगा, मुझे भी अजीब लगा। जब इसका हमने रिसर्च किया तो हमें ये पता चला कि इसके नाम के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। एक बार हुआ ये कि एक एयरशिप में कई सारे 100 से ज़्यादा जर्मन लोग जा रहे थे। 1930s की बात है। फिर थोड़ी देर बाद उस जो एयरशिप को आग लग जाती है और उसमें से 37 जर्मन्स की डेथ हो जाती है। अब इस पूरे वाक़े को बाद में हिंडनबर्ग डिजास्टर नाम से जाना जाने लगा। अब इसमें खास बात ये थी कि एक मैनमेड डिजास्टर था और अवॉइड भी किया जा सकता था। कैसे? तो इससे पहले भी 12 से ज़्यादा केसेस में ऐसा हुआ था कि जो एयरशिप्स थी जो हाइड्रोजन पर चलती थी उसमें एक्सप्लोजन हुआ था और उससे लोग मरे थे। लेकिन फिर भी इन्होंने फिर से वैसा ही कुछ ट्राई किया जहाँ पर कई सारे लोगों की डेथ हुई। तो नैथन एंडरसन ने सोचा कि हिंडनबर्ग नाम रखकर इस दुनिया के जितने भी कॉर्पोरेट में ऐसी सारी चीज़ें हैं जो मैनमेड डिजास्टर है और अवॉइड भी की जा सकती है, उन्हें मैं एक्सपोज करूंगा। अब हिंडनबर्ग को शुरू करने से पहले से ही नैथन कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढता था और उन्हें एक्सपोज करके शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाता था। अब नैथन खुद को एक एक्टिविस्ट इन्वेस्टर मानता है, लेकिन कई सारे लोग उस पर आरोप लगाते हैं कि वो एक एक्टिविस्ट नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिस्ट है, जो ऐसे टाइम पर स्कैम को एक्सपोज करता है जब उसके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा लेता है। और ऐसा उसने पहले कई बार किया है और पर्टिकुलरली उसका टारगेट वही कंपनीज है जो लिस्टेड है, जिसमें वो शॉर्ट पोजीशन ले सकता है। अब ये जो नैथन एंडरसन है और हिंडनबर्ग रिसर्च है, ये भी कई दूध के धुले नहीं है। इन पर भी कई सारे इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, कुछ SEC के हैं तो कुछ बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के हैं। अब कंक्लूजन में मुझे ये लगता है कि हिंडनबर्ग ने कई सारे जो आरोप किए हैं उसमें से कई सारे आरोप जो थे वो ऑलरेडी पहले ही हो चुके थे। कई सारी कोर्ट केसेस चल रही थी, सेबी के एक्शंस हुई थी, तो ऐसा कुछ नहीं था कि नया था। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें थी जैसे ऑडिटिंग साइड है या एक दो चीज़ें, उसमें वो काफ़ी डीप में चले गए। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात है तो मुझे लगता है कि एक छोटे से बच्चे को भी पता है कि जहाँ पर इंडस्ट्री एवरेज 30-35 का चल रहा है PE का और एक कंपनी 300-350 का PE मांग रही है, तो ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो इसमें कोई मतलब ज़्यादा सोचने वाली भी बात नहीं थी और स्टडी करने वाली भी बात नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है कि लोग यहाँ पर सेटिस्फाई इस चीज़ से नहीं हुए कि इसका जो एक्सप्लेनेशन अदानी ग्रुप को देना चाहिए था डिटेल में, उसके बजाय उन्होंने एक प्लेन क्लैरिफिकेशन दिया, जिससे शायद लोग ज़्यादा खुश नहीं थे और उसके बाद शेयर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर हम इस रिसर्च को देखें तो उतना भी कुछ एकदम एक्स्ट्रॉर्डनरी इसमें नहीं है। बस यही है कि न्यूज़ US से आई है तो काफ़ी सारी बातें यहाँ पर हो रही है, बट इसमें से कई सारी चीज़ अगर मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट का एक रिसर्च देखते हो तो जिसमें उन्होंने 6 फंड्स की बात की थी, तो उसके बाद तुरंत सेबी ने अदानी ग्रुप से क्लैरिफिकेशन मांगा था कि असली ओनर कौन है, जो लोग आपके जो शेयर्स है वो होल्ड करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें सेबी भी एक्टिव है, एक्टिवली इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन इंडिया की जो रिसर्च कंपनीज़ हैं या फिर कई सारी मीडिया कंपनीज़ हैं, उन्होंने भी टाइम टू टाइम सवाल रेज किए हैं और कई सारी चीज़ें प्रूव भी करके दिखाई है। तो इस रिसर्च में अगर देखा जाए तो बहुत ही कम ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी पब्लिक ना हो। तो आप अब मुझे बताइए कि इस रिसर्च से आपको नया क्या पता चला है और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता थी। जाते जाते हमारे फाइनेंस क्लब को ज़रूर चेकआउट कीजिए, बहुत ही कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म हम लॉन्च कर रहे हैं। जो भी मेंबर्स रहेंगे काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे, जो कि हमारी वेबसाइट पर अगर आप जाओगे नीचे लिंक दी गई है उस पर क्लिक करके तो आपको पता चलेगा और काफ़ी कुछ वैल्यू एडिशन यहाँ पर आपको मिलेगी और एक ग्रुप के तौर पर हम सब लोग तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।